हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। दोनों बुक यानी बुक 1 और बुक 2 दोनों बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दूंगा। आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो भी एग्जाम होगा, क्योंकि दोनों बुक कवर है तो सभी एग्जाम में वीडियो काम आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये 4 वीडियो बना दी है। मैराथन वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इसको देखो। इसमें आपके दोनों बुक के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए। ठीक है, सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। मैप की वीडियो भी बना दी है, ये भी आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहां पे मैंने डाली हुई है, वहां दिख जाएगी। कार्टून की वीडियो मैंने बना दी है, आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख जाओ। और एमसीक्यू की वीडियो तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो ये 4 वीडियो अगर लास्ट टाइम में देख लेते हो तो आपका इन्हीं से रिवीजन हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम दोनों जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसमें आपके प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम दोनों में कवर हो जाएंगे, आपके बुक 1 बुक 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इसको जरूर एग्जाम से पहले देख लेना। चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? जो देश सोवियत संघ के खेमे में शामिल थे उसको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है लंबे समय तक। ठीक है, एक ही पार्टी का शासन था। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? एक सेकेंड। ठीक है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कब बनाई गई थी तो आपको याद रखना है 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया था? तो सोवियत संघ ने कश्मीर के मुद्दे में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया है। सोवियत संघ जो है वो कितने गणराज्य को मिलाकर बना था? तो ये 15 गणराज्य यानी 15 रिपब्लिक्स को मिला के बना था। मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे? तो ये सन 1985 में बने थे। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा था? तो ये 1979 में किया था। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई थी, तो इन्होंने आर्थिक सुधार की नीति भी चलाई थी, राजनीतिक सुधार की भी नीति चलाई थी और लोकतंत्रीकरण की भी चलाई थी। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर मान लो ऑप्शन में ये ना हो और दो वर्ड है, एक है ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त एंड पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, ये रशियन लैंग्वेज के वर्ड हैं, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, तो ये भी इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, अगर पेपर में ये भी आता है तो आप इसे भी टिक कर सकते हो। अगला है सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी जो सुरक्षा परिषद की जो परमानेंट जो सदस्यता है वो किसको दे दी गई थी? तो देखिए, जो वीटो पावर वाली परमानेंट सदस्यता थी पहले वो सोवियत संघ को थी, लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हो जाता है 1991 में, तो उसके बाद रूस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया और रूस को ये वाली सीट दे दी गई। अगला है सोवियत संघ में 1991 में तख्ता पलट जो हुआ था उसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये नेता का नाम था बोरिस येल्तनिस। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये 1991 में इसका विघटन हो गया था, ये टूट गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था? तो लगभग 70 साल तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। मध्य एशिया का कौन सा देश है जो 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ताजिकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ये 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। और रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो ये चेचन्या और दागिस्तान यहाँ पे चले थे। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर का टाइम है और ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, आप याद करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में भारत और रूस के बीच में कितने यानी डैश द्विपक्षीय समझौते हुए थे? तो दोनों के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया था? कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? तो इन्होंने साम्यवाद को छोड़ दिया था और इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था। अब शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद क्या इनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ठीक है, तो आपको यही पूछा है कि शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ, फायदा हो गया या नुकसान हो गया? तो ऑप्शन में है अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, तहस नहस हो गई, या कोई असर नहीं पड़ा, या उपरोक्त सभी। तो देखो, तहस नहस हो गई, इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। ठीक है, महंगे उद्योग भी कम कीमतों में बेचे गए थे। नेक्स्ट है कि 1991 के बाद डैश जो देश है वो कई प्रांतों में टूट गया था। तो युगोस्लाविया जो था ये कई प्रांतों में टूट गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? तो विघटन का कारण जो है ये हथियारों की होड़। ठीक है, हथियारों की होड़ जो था इसी के कारण कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विघटन हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कथन गलत है कि जनता को आर्थिक आजादी थी, यहाँ पे जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। ठीक है, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी यहाँ पे समाजवादी विचार जो था सबसे मुख्य था, बिल्कुल ठीक है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, ये भी ठीक है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन था, ये भी ठीक है, लेकिन सी पॉइंट जो है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है?
तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा की लड़ाई खत्म हो गई, ये तो परिणाम है। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, ये भी इसका परिणाम है। विश्व व्यवस्था अ, की शक्ति संतुलन में बदलाव आया, ये भी इसका परिणाम है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ये इसका परिणाम नहीं है। मध्य पूर्व में संकट, ये इसका परिणाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 1 जो था वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के संविधान के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग को त्याग दिया गया है? तो ये जापान का संविधान है। ठीक है, अगला है दक्षिण कोरिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में आता है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है ग्रुप 7 में शामिल होने वाला एशिया का इकलौता देश जो है वो जापान है, जो G7 में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीन में मुक्त द्वार की नीति जो थी वो कब और किसके नेतृत्व में है? तो ये 1978 में आई थी और देंग शाओपिंग, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सही। नेक्स्ट है कोरिया प्रायद्वीप का विभाजन जो है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के रूप में कब हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो उसके अंत में इसको बांट दिया गया था। ठीक है, दो हिस्सों में। अगला है दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की थी। इसको किस नाम से जानते हैं? मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला इकलौता देश कौन है? जापान। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे। ठीक है, हान नदी का चमत्कार के रूप में जाना जाता है किसको? तो जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया का जो आर्थिक विकास हुआ है, जो बहुत तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, इसको हान नदी के चमत्कार के रूप में देखा जाता है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो हुई थी ये सन 1948 में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन के पास अपना झंडा, अपना गान, अपना स्थापना दिवस और मुद्रा है? तो ये यूरोपीय संघ का है, यूरोपीय संघ के पास है। यूरोपीय परिषद का जो गठन है ये कब हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के पास प्राकृतिक संसाधन कम है लेकिन कच्चा माल भी बाहर से खरीदता है वो, इसके बाद भी वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है? तो जापान एक ऐसा देश है जिसके पास खुद का कच्चा माल तो इतना है नहीं, बाहर से खरीदता है और मैन्युफैक्चरिंग करके ही वो इतना ज्यादा आगे निकल गया है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? तो ये भी यूरोपीय संघ के पास ही है। सैमसंग, एलजी और Hyundai जैसी जो ब्रांड है ये कहाँ के हैं? तो ये कोरिया के ब्रांड है। ठीक है, जो साउथ कोरिया है इसके ब्रांड है सैमसंग वगैरह। मोस्टेड संधि और यूरो मुद्रा को मानने से किसने इनकार करा था? डेनमार्क ने भी कर दिया था, स्वीडन ने भी कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी जैसे जो ब्रांड है ये कौन से देश के हैं? तो ये जापान का ब्रांड है। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये 1967 में हुई थी। ठीक है, फिर आसियान की स्थापना कौन से घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी। आसियान की स्थापना के समय कितने मेंबर थे? इसमें 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, बाद में 5 और जुड़ गए थे। ठीक है, लेकिन स्थापना के समय के पूछे हुए हैं तो 5 ही बताने हैं। और यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था जिसमें वो असफल हो गया था? तो 2003 में इसने प्रयास किया था, उसमें वो फेल हो गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है? तो आसियान जो है दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की कर रहा है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना, साझा बाजार तैयार करना। ठीक है, कंबोडिया के टकराव को किसने समाप्त करा? आसियान ने सुलझा लिया। भारत किन 3 आसियान सदस्य देशों से मुक्त व्यापार का समझौता कर रहा है? ठीक है, किन 3 देशों के साथ उसका मुक्त व्यापार का समझौता है? तो थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी विकास दर जो है सबसे तेज है? तो आसियान की विकास दर जो है वो काफी तेज है। अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। कौन सा देश है? चाइना। ऐसा कहा जाता है चाइना अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। चीन के किस प्रधानमंत्री ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था? तो चाउ एन लाई ने रखा था। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुई थी। चीन ने कब और किससे अपने संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास खत्म करा था? तो 1972 में अमेरिका से। ठीक है, व्यापार शुरू करा था इन्होंने। फिर चीन में 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? ये सारे हैं, यानी उद्योग को भी इन्होंने मॉडर्न बनाया, कृषि को भी बनाया, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी बनाया और सेना को भी बनाया। अगला है चीन ने खेती का निजीकरण कब किया था? 1982 में करा था। और उद्योगों का निजीकरण इन्होंने 1998 में करा था। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये 1962 की घटना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो दूसरा चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में आजादी के बाद से लोकतंत्र जो है वो सफलतापूर्वक कायम है? तो देख, एक बार ऑप्शन को देखिए ध्यान से। पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका, सी ऑप्शन आपका सही है। अगर मान लो श्रीलंका की जगह अगर इसमें भारत होता तो आप भारत भी कर सकते थे, क्योंकि भारत में भी आजादी के बाद से सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की सरकारें रही हैं? ठीक है, यानी जहाँ पे लोकतंत्र भी रहा है और सेना का शासन भी रहा है। तो ऐसा पाकिस्तान में है और ऐसा बांग्लादेश में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। सिलोन जो है कौन से देश का पुराना नाम है? तो श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता है? तो चाइना को दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता है। शेख मुजीब जो रहमान है, इनका संबंध किस देश से है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था एक समय में? तो मालदीव जो था पहले एक सल्तनत होता था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये 1966 में हुआ था, यानी कि पाकिस्तान से हमारा वॉर हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था 1965 में। उसके एक साल के बाद ये समझौता किया गया था ताशकंद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी थी? तो 1987 में भेजी थी। और किस देश से भारत का बिना वीजा के यात्रा का समझौता है? तो हमारा नेपाल के साथ एक समझौता है जिसमें हम बिना वीजा के नेपाल जा सकते हैं। फिर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये मई 1974 में किया था, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है? पोखरण में किया जाता है। ये जो भी परमाणु परीक्षण है, पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में किन किन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष था? तो इसमें एक तरफ राजा के सैनिक थे, तो दूसरी तरफ माओवादी थे, तीसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक थे, यानी ये एक त्रिकोणीय संघर्ष था, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र था? तो नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र रहा है। और श्रीलंका में कौन सा समुदाय जो है वो बहुसंख्यक है? ठीक है, कौन से समुदाय की संख्या जो है वहां पे ज्यादा है? तो सिंगली समुदाय जो है श्रीलंका में बहुसंख्यक है। और अल्पसंख्यक कौन है? तो तमिल है वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लिट्टे का संबंध जो है वो किस देश से है? तो ये आपके श्रीलंका से है। श्रीलंका में जो तमिल लोगों का संगठन है, ठीक है, इसको लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किन दो स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं इन्होंने बातचीत के लिए इनको राजी करने का प्रयास किया गया था? तो ये आइसलैंड और नॉर्वे, इन दोनों देशों ने यहाँ पे समझौता कराने का प्रयास किया था, ठीक है। बी एंड सी दोनों हो जाएगा। नेपाल के राजा ने संसद को कब भंग करके सरकार को गिरा दिया गया था? तो 2002 की बात है। निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है? तो श्रीलंका में आपको जातीय संघर्ष दिखेगा। किसके बीच में है? एक तरफ सिंगली है तो दूसरी तरफ तमिल है। कश्मीर के दो हिस्से किस युद्ध के दौरान हो गए थे? तो 1948, ठीक है, यानी 1947-48 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। और इसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है, जिसको पीओके कहा जाता है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। भारत का किस देश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल हिस्सेदारी को लेकर कुछ मुद्दों पर मतभेद रहा है? ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत का बांग्लादेश के साथ विवाद है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में सबसे पहले, इसमें अगर हम बात करें तो श्रीलंका आ जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर 1960 में एक सिंधु जल संधि हुई थी। तो ये किसकी मदद से हुई थी? विश्व बैंक की मदद से हुई थी। दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है ये भी श्रीलंका ने ही करा था, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से डैश की स्थापना की गई थी? तो ये व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से साफ्टा लाया गया था, ठीक है। सार्क जो है ये कब बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये 1985 में बना था। और नेपाल का जो काठमांडू है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है ये किसका उत्तराधिकारी है? तो लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। 1914 से 18 आपको पता है पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा महसूस हुआ था कि एक संगठन होना चाहिए जो दुनिया को बचाने के लिए काम करे, तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। हालांकि लीग ऑफ नेशंस इतना कामयाब नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ये नहीं रोक पाया, लेकिन बाद में इसको और मजबूत बनाया गया, ठीक है। इसको इसके उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ को लाया गया था। तो ये पूरी कहानी याद रखनी है, हो सकता है पेपर में आ जाए।
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश यानी 193rd जो देश है वो कौन सा देश है जो उसका मेंबर बना है, तो सूडान बना है। ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये सन 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका मेंबर बन गया था। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जून 2006 में लेबनान पर किसने हमला किया था, इजराइल ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करे थे, तो 51 देशों ने इसके घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करे थे। जो इसके महासचिव हैं यूएनओ के आज के समय में वर्तमान में कौन महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरियस इसके महासचिव हैं। ठीक है। और ये 9वें नंबर के हैं, ये भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर के हैं, 9वें नंबर के हैं, 9वें नंबर के। ठीक है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है, तो आप सभी जानते हैं कि 5 मेंबर है जिनको वीटो पावर मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा कौन होता है, उसका महासचिव होता है। वीटो पावर का सबसे कम किसने इस्तेमाल करा है, तो चाइना ने सबसे कम इस्तेमाल करा है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना जो है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना, ये कब हुई थी, ये 1944 में हुई थी। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल किसने करा है, रूस ने करा है, सोवियत संघ रूस ने। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सबसे कम किसने करा है, अगर कम पूछा जाए तो चीन ने करा है, सबसे ज्यादा किसने करा है अगर ये पूछा जाए पेपर में तो सोवियत संघ रूस। ठीक है। पहले सोवियत संघ के पास ये शक्ति होती थी तो सोवियत संघ ने इसका इस्तेमाल करा था, बाद में रूस के पास आ गई है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है, तो ये गेट का कहा जाता है। गेट मतलब GATT ऐसे करके, तो ये जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा जो पैसा देता है वो कौन देता है, अमेरिका देता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी 1957, ठीक है, 1957 में लाई गई थी, बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मेन काम है वो क्या है, तो वो तकनीकी सहायता भी देता है और वित्त व्यवस्था की देखरेख भी करता है और वित्तीय सहायता भी देता है अगर कोई मांगता है तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये मानव अधिकारों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हेग में है, हेग यानी कि नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट वॉच जो है ये किससे संबंधित है, तो मानव अधिकारों की वकालत करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है खतरे से आजादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है वो किससे संबंधित है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड है। ठीक है। अमेरिका ने 1980 के दशक में किसके खिलाफ, इस्लामी जो उग्रवादी थे उनको समर्थन किया था। ठीक है। तो ये सोवियत संघ के खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1946 से 1991 के बीच में गृह युद्ध की संख्या जो है वो कितने गुना बढ़ गई है, तो ये 12 गुना बढ़ गई है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना उसमें डेटा अलग मिलेगा, तो पुरानी एनसीईआरटी को मत पढ़ो, नई एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, उसमें से डेटा को पढ़ना है। ठीक है। BWC जो जैविक हथियार संधि थी, ठीक है, BWC जो है ये कब हुई थी, तो ये सन 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपरोध का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है युद्ध की आशंका को रोकना। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से विकल्प होते हैं, उसके पास पहला विकल्प होता है कि वो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दे, सीधा सरेंडर कर दे। ठीक है। ये तो होता है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान ले, यानी कि जो भी सामने वाला कह रहा है उसको मान ले, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है युद्ध से होने वाले नाश को इतना बढ़ा दे कि दूसरा पक्ष खुद ही डर जाए। तो ये तीनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो आप कहोगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि जैविक हथियार संधि में कितने देशों ने भाग लिया था, तो जो जैविक हथियार संधि थी इसमें 155 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। ठीक है। अगला है आंतरिक रूप से विस्थापित जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, आंतरिक रूप मतलब जो देश के अंदर ही, यानी जो लोग देश के अंदर ही जा रहे हैं, जैसे मान लो दिल्ली से कोई पंजाब चला गया, पंजाब से कोई ठीक है नॉर्थ ईस्ट चला गया, नॉर्थ ईस्ट से कोई साउथ में आ गया, तो देश के अंदर ही इधर उधर जा रहा है तो वो आंतरिक रूप से विस्थापित होगा।
अगला है अप्रवासी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ते हैं, ठीक है। मान लो कई लोग क्या करते हैं, पैसा कमा, ज्यादा पैसा मिलता है अगर बाहर, तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में जाके काम करने लगते हैं, तो ये अपनी मर्जी से गए हैं। अगला है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एबीएम कहा जाता है इसको, ठीक है। एबीएम जो है ये इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। रासायनिक हथियार संधि सीडब्ल्यूसी जो है ये कब हुई थी? तो सीडब्ल्यूसी जो है ये 1997 में हुई थी, ठीक है, 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है कि ये जो सीडब्ल्यूसी संधि हुई थी इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 193 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन से खतरे के नए स्रोत हैं? तो ये सारे ही खतरे के नए स्रोत हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से किस समझौते में जो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो वैश्विक ताप बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो ग्रीन हाउस गैस है जो उसके लिए जिम्मेदार होती है उसको कम करने की बात जो थी वो किस समझौते में की गई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता है इसमें इस पे बात की गई थी, ठीक है। शरणार्थी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो मजबूरी में, यानी मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई राजनीतिक उत्पीड़न हो या किसी दंगे के कारण उनको भागना पड़े, ठीक है, तो वो शरणार्थी बन जाते हैं। अगला है 2003 तक पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग जो हैं जो एचआईवी एड्स से पीड़ित हैं? तो 4 करोड़ लोग हैं जो जिनको एचआईवी एड्स हो चुका है, ठीक है। 1990 के दशक में किस देश ने मैड काऊ नामक जो बीमारी है इसमें बहुत पैसा लगा दिया था? तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, ठीक है, इसने बहुत पैसा लगाया था इसमें। एचआईवी एड्स, बर्ड फ्लू, सॉर्स जैसी जो बीमारी है ये कैसे फैलती है? तो ये आप्रवास से फैलती है, व्यवसाय से भी फैलती है, पर्यटन और सैन्य अभियान से भी फैलती है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2017 के अनुसार विश्व में विस्थापित लोगों को सबसे ज्यादा शरण कहाँ पे दी गई है? तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में शरण दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन जो है ये इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में एक जगह है रियो डी जनेरियो में, तो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो थी ये किसके द्वारा पब्लिश करवाई गई थी? तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा पब्लिश कराई गई थी। रियो सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। रियो सम्मेलन में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो इसमें 170 देशों ने हिस्सा लिया था। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? ये सन 1972 में प्रकाशित कराई गई थी, ठीक है। अराल के आसपास जो थे हजारों लोग अपना घर छोड़कर चले गए थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी था वो जहरीला हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे संसाधनों के बारे में बताना है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो इसको साझी संपदा हम जानते हैं, ठीक है, साझी संपदा हम कहते हैं। एजेंडा 21 जो है इससे आप क्या समझते हो? तो एजेंडा 21 जो था उसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी तीनों से रिलेटेड जो नियमाचार थे वो थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे एजेंडा 21 को? डी ऑप्शन आप यहाँ पे करेक्ट बताओगे। अगला क्वेश्चन है आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो रिपोर्ट थी ये किस बात की चेतावनी देती है? ये इस बात की चेतावनी देती है कि आज जो तुम आर्थिक विकास कर रहे हो ना, जो ये पेड़ पौधों को काट रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, पोल्यूशन फैला रहे हो, ये आज तो बेशक से सही है लेकिन ये आने वाले समय में ये तरीका जो है ये कहीं ना कहीं बेकार साबित होगा, ठीक है। तो ये सही नहीं है, तो सी ऑप्शन था। आज विश्व में लगभग कितने मूल निवासी हैं? तो 30 करोड़ के आसपास मूल निवासी आपको दिखेंगे। आवर कॉमन फ्यूचर ये जो रिपोर्ट है ये कब लाई गई थी? ये 1987 में लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन परत में जो छेद है, ओजोन परत में जो छेद है ये घटना कब सामने आई? तो ये 1980 के दशक के मध्य में आई, ठीक है, यानी 1985 के आसपास की बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब करे थे? तो भारत ने इसमें सन 2002 में हस्ताक्षर करे थे, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अंटार्कटिका संधि जो है ये 1959 की संधि है, ठीक है, कब की संधि है? 1959। क्वेश्चन है कि विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि दुनिया में पहली बार बांध का विरोध जो के लिए आंदोलन किया गया था वो कहाँ से हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, ठीक है, दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद बात करते हैं कि विश्व का जो पहला बांध विरोधी आंदोलन है वो कब हुआ था? तो ये 1980 के दशक के शुरुआत में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? तो ये सन 2001 में पारित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में किस नदी पे बांध को बनाने के लिए एक विवाद हो गया था? तो ये फरात नदी है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन किस नदी पे चला था ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रैंकलिन नदी, ठीक है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश का नाम आए तो आप सऊदी अरब लिखोगे हमेशा। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, इसका गठन कब हुआ था? तो सन 1975 में हुआ था, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मापुसे नाम की एक जो जनजाति है, इसको, ये मूल निवासी लोग हैं, ठीक है। तो ये मापुसे नाम की जो जनजाति है, ये कहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। इन मूल निवासियों का संबंध किस देश से है? तो ये चिले, चिले देश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे बुक 1 के लास्ट चैप्टर की, यानी 7 चैप्टर की। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रवाह, ठीक है। प्रवाह जो होता है वो किसी भी चीज का हो सकता है, विचारों का, वस्तुओं का, लोगों की आवाजाही, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो ये 2001 में हुई थी। अब ऑप्शन में तो सब जगह 2001 है, तो कैसे पहचानोगे? 2001 में हुई थी, ब्राजील में हुई थी। ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है पोर्टे अलगेरे, ठीक है, यहाँ पे हुई थी। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सन 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तर की एक बैठक हुई थी, जो कहाँ पे हुई थी? ये सिएटल में हुई थी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। वैश्वीकरण का विरोध किसने करा था? वामपंथी ने भी करा है और दक्षिणपंथी ने भी करा है, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कौन सा कथन सही नहीं लगता? तो देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही है, ये भी ठीक है। फिर वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है, ये गलत है। वैश्वीकरण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी तरीके की चीजें आ जाती है इसमें। तो सी ऑप्शन गलत है, तो हमको डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी आप सीधा लगा दो। WSF क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम। वैश्वीकरण का प्रमुख कारण क्या है? टेक्नोलॉजी, इसी के कारण वैश्वीकरण इतनी तेजी से हो पाया है, ठीक है। दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना, ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है? ये संरक्षणवाद की नीति की तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है। अगला है वैश्वीकरण के उदय का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है ये भी है, संचार की क्रांति भी है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव भी है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वैश्विक वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है? अब बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। तो पहनावा तो होता है, रहन सहन भी होता है, खान पान भी होता है, लेकिन आर्थिक गतिविधि जो होता है वो सांस्कृतिक नहीं होता, ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पे अपना जो बुक वन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बुक टू में आपके ये सारे चैप्टर हैं, इसके इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो है आप कवर करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी जो बुक 2 है, ठीक है, सेकंड बुक का पहला चैप्टर यानी 2.1। इसका मतलब क्या है? सेकंड बुक का पहला चैप्टर, ठीक है। पहली बुक अपनी हो चुकी है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो इस बात पे सहमति थी कि सरकार जो होगी वो लोकतांत्रिक होगी, ठीक है। दूसरा, सबके भले के लिए सरकार काम करेगी, यानी इन दोनों बातों पे सहमति थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि आजाद भारत के सामने मुख्यतः 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो एकता बनाए रखने की चुनौती थी, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी, और पूरे समाज के विकास की भी चुनौती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को एक भाषण दिया था जो काफी प्रसिद्ध भाषण था। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी कहते हैं, और इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बी और सी इसमें दोनों ही ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण यानी जनता के भले, जनता की भलाई, ठीक है, लोक कल्याण यानी जन कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया है जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको DPSC यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको DPSC कहा जाता है, इसमें इसका वर्णन आपको मिलेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि अमृता प्रीतम जो है वो किस भाषा की प्रमुख कवयित्री हैं? तो अमृता प्रीतम जो है ये पंजाबी भाषा की कवयित्री हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत या 2 नेशन थ्योरी जो थी किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दी थी, ठीक है। और हमारे देश का जो विभाजन हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? तो ये धर्म के आधार पे हुआ था। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग कब बनी थी? तो 1906 में इसका गठन हुआ था। और रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो 565, ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। रजवाड़ों का भारतीय संघ में जो विलय होता था तो सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करवाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था, ठीक है।
नेक्स्ट है डैश के शासक को निजाम कहा जाता है, तो हैदराबाद के जो शासक है उनको निजाम कहा जाता है। और रजाकार कौन थे, तो ये निजाम का अर्धसैनिक बल था, इसको क्या कहा जाता था, इसको रजाकार कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत सांप्रदायिक होते थे, मुस्लिम थे और हिंदुओं को टारगेट करते थे। नेक्स्ट है महाराजा बोधचंद्र सिंह जो है, इनका संबंध निम्न में से किस रियासत से है, तो ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत डैश भारत का पहला भाग है जहां पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाते हुए 1948 में चुनाव कराए गए थे, तो ये मणिपुर में हुआ था ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है कब हुआ था, सन 1920 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाषा के आधार पर राज्य बना दिए जाएंगे, ये वादा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो ये इसी अधिवेशन यानी जो 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था इसमें ये वादा किया गया था। फिर कांग्रेस के गांधीवादी नेता थे जिन्होंने भूख हड़ताल करी थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि अलग राज्य बनाने की मांग करी थी, आंध्र तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे ये। तो इनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है पोटी श्री रामुल्लू। प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करी थी, तो ये सन 1952 की बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये 1953 में आया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बिल यानी अधिनियम कब पास हो गया था, तो ये 1956 में पास हो गया था। ठीक है, 1956 में। महाराष्ट्र और गुजरात ये जो राज्य है कब बनाए गए थे, तो ये सन 1960 में बने थे। पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो इसको 1966 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो पहले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। अब हम बात करेंगे दूसरी बुक के जो सेकंड चैप्टर है इसको देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 2.2 दूसरी बुक का दूसरा चैप्टर। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिए, कम कर दिए, क्योंकि वो ओल्ड एनसीईआरटी में होते थे, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना उसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो संविधान था वो कब बनकर तैयार हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो कब बना था, तो सन 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन आया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो सुकुमार सेन जो थे ये हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता सूची यानी जो हमारी वोटर लिस्ट बनाई जा रही थी, तो पहली लिस्ट के अनुसार कितनी महिलाओं के नाम जो थे वो गलत दर्ज हो गए थे, तो आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी किताब में कि उस समय में ऐसा कहा जाता है कि 40 लाख जो महिलाएं थी इनका जो नाम था वो गलत दर्ज हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखोगे कि प्रथम चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे, तो उस समय हमारे देश में 17 करोड़ मतदाता थे। प्रथम चुनाव के समय देश के मतदाताओं में जो हमारे वोटर्स थे उसमें कितने परसेंट साक्षर थे, तो 15% जो थे वो साक्षर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुनाव में कब ईवीएम जो है इसका इस्तेमाल यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तो हमारे यहाँ पे ईवीएम जो थी ये 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में शुरू हो गई थी। ठीक है, यानी यहाँ पे ये पूछा गया है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज को। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो मौलाना अबुल कलाम जो है ये पहले शिक्षा मंत्री थे। अब यहाँ पे ये अब्दुल कलाम नहीं है, कई बच्चे अब्दुल कलाम और अबुल कलाम में एक ही समझ बैठते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूरे देश में कब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या कहा था कि चुनाव में ईवीएम पहली बार कब आई थी यानी शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 के दशक में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पूरे देश में कब ईवीएम से वोट होने लगे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अलग अलग पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो ये 2004 तक। फिर निम्न में से कौन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक हैं, तो ये मौलाना अबुल कलाम को माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है ये असफल रहा। ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट जो है ये किसकी है, तो ये ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी, इसकी स्टेटमेंट थी। भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो हमारे जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 1951 से 52 हुए थे। ठीक है, ठीक है, 51 से 52।
तो इसको क्या माना जाता है, इसको ये माना जाता है कि, लेकिन इसको 1952 का चुनाव कहा जाता है, ये याद रखना। 51 से 52 तक का समय लग गया था, लेकिन इसको 1952 का माना जाता है। तो ऑप्शन ध्यान से देख लो, पेपर में शायद ऐसा नहीं आएगा, पेपर में ऐसे लिखा होगा 1952, 1957 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आए तो आपको याद रखना है कि 1951-52 में हुआ था। आगे चलते हैं। लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस जो थी उसको कुल कितनी सीटें मिली थी? तो पहले चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटों पे जीत मिली थी, ठीक है, यानी 14 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पे थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये दूसरे नंबर पे थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को डैश सीटें मिली थी, कितनी सीटें मिली थी? तो 16 सीटें मिली थी। केरल में डैश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी थी। केरल में कब बनी थी? तो सन 1957 में बनी थी, ठीक है, गठबंधन सरकार। फिर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो स्वास्थ्य मंत्री का पद था वो किसको मिला था? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो कौन बनी थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो राजकुमारी अमृता कौर जो थी ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 सीटों में से कितनी सीटें में जीत हासिल हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19 का सी होगा, 60 सीटों पे इनको जीत मिल गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केरल की सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत बर्खास्त कर दिया था? तो इसका भी सी हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका बी होगा, ठीक है। ये 356 के तहत हुई थी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में से 60, ठीक है, और 21 में 356, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट पार्टी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो सोशलिस्ट पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में वहां का जो संविधान है वो एक ही पार्टी को देश में शासन की अनुमति देता है? यानी कि इन देशों में एक ही पार्टी शासन कर सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां का संविधान जो है वो अनुमति नहीं देता है। तो चीन, क्यूबा, सीरिया, यहाँ पे एक ही पार्टी को शासन करने का अधिकार है, वहां का संविधान देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किन देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व जो है वो कानूनी और सैन्य उपाय के कारण हुआ है? ठीक है, कानूनी और सैन्य उपाय के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में भी आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, ये सब जगह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम देखते हैं तो इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो संचार मंत्री थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे, ये कौन थे? तो ये रफी अहमद किदवई थे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, 1885 में हुई थी, ठीक है। 1885 में ए ओ ह्यूम जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन है कि किस पार्टी की विचारधारा के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वो सच्ची आजादी नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ने माना था, ठीक है। और इनका ये भी मानना था कि अब हम अपने आप को स्वतंत्र बोल रहे हैं, लेकिन हम सच में स्वतंत्र नहीं है, अभी भी हम अंग्रेजों के कहीं ना कहीं गुलाम है, ठीक है। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी भी मानती थी। 29वां क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूट गई थी और दो हिस्सों में हो गई थी? तो ये 1964 में, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 1964 में। और भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। तो ये 1951 में स्थापना हुई थी। किसने स्थापना करी थी इसकी? ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये इसके संस्थापक थे, ठीक है। इसके बाद 35 क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में कौन से विपक्षी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? यानी नेहरू की जो पहली अंतरिम सरकार थी तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसको देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं हमारे? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार थे? तो आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा में, ठीक है, लौह अयस्क के संसाधन थे। विकास का अर्थ जो होता है निम्नलिखित में से क्या है? इसमें आर्थिक समृद्धि भी होती है और आर्थिक सामाजिक न्याय भी होता है, यानी कि विकास का अर्थ सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। डैश से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत होता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, तो ये वामपंथी, ठीक है। तीसरे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा जो चौथा है, जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था मानते हैं कि इनके द्वारा ही प्रगति आ सकती है, तो वो कौन सी विचारधारा के लोग होते हैं? तो ये दक्षिणपंथी होते हैं, यानी बी हो जाएगा। आजादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो विकास के दो मॉडल थे उस समय, ठीक है।
योजना आयोग यानी कि जो योजना आयोग था, जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, ये भारत में कब आया था, यानी इसका गठन कब हुआ था, कब बना था, ठीक है। तो ये 1950 में बना था, यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, योजना आयोग जो है इसको कब समाप्त कर दिया गया, तो इसको सन 2014 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। योजना आयोग की जगह पे एक नया आयोग बनाया गया था, जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आठवें क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है, तो ये 1944 से है, यानी नौवे का ए हो जाएगा। 10th में भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था, तो ये आपका सोवियत संघ से लाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था, तो किसको दिया गया था, तो 11th का हो जाएगा कृषि, ठीक है। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र पे ज्यादा काम किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य अर्थशास्त्री थे वो कौन थे, तो ये के.एन. राज थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया था, तो इसमें उद्योग को ज्यादा महत्व दिया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में आप उद्योग बताओगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 1956 में आई थी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। पीसी महालनोबिस, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो बहुत डीप क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि भारत के कौन से राज्य में 100% यानी 100% साक्षरता है, तो केरल में है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, जे.सी. कुमारप्पा। भारतीय लोकदल नामक जो पार्टी थी ये किसने बनाई थी, ये आपके सिलेबस से अब वैसे हट गया है, ठीक है। पहले होता था ये तो चौधरी चरण सिंह, लेकिन आप याद रखना, आपको फ्यूचर में कभी कंपटीशन के एग्जाम में दोगे तो वहां पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया था, तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले मॉडल को अपनाया था। भारत के द्वारा अपनाया गया मिला जुला मॉडल जो मिश्रित था, इसकी आलोचना किसने करी थी, वामपंथी और दक्षिणपंथी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दोनों ने इसकी आलोचना करी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारतीय किसानों की थी, तो उनके सामने मानसून की भी समस्या थी, जमींदारी प्रथा की भी समस्या थी, ठीक है, और इनके सामने भूमि सुधार की भी जरूरत थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो था वो किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो थे वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे, ये सारे थे, यानी आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ का डी, ठीक है। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर डैश पे आक्रमण कर दिया था, किस पे कर दिया था, तो मिस्र पे आक्रमण किया था, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 1956 में सोवियत संघ ने डैश पर आक्रमण कर दिया था, सोवियत संघ ने किस पे किया था, हंगरी पे करा था, ठीक है, तो 6 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने डैश में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये मार्च में करा था, ठीक है, तो 7th का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां पे हुआ था, तो ये बॉन्डुंग में हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था, 1955 में हुआ था, तो 8वें का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 1955 बॉन्डुंग। गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव जो थी वो किस सम्मेलन में पड़ी थी, तो बॉन्डुंग सम्मेलन में ही इसकी नींव पड़ गई थी। गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन जो था वो कब हुआ था, 1961 में हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चीन की क्रांति जो है कब हुई थी, 1949 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये समझौता कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये जो है आप कहोगे 29 अप्रैल 1954 में हुआ था, ठीक है। पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, यानी कि जिस समय में पंचशील समझौता हुआ था उस समय में भारत से कौन से नेता गए थे और चाइना से कौन से थे, ठीक है, तो 14। तो देखिए उस समय में भारत में तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और वहां से चाउ एन लाई, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच में किन बातों को लेकर विवाद था, तो सीमा विवाद है, ठीक है, तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर भी विवाद है, और जो दलाई लामा को शरण दी गई थी इसको लेकर भी विवाद है, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि सारे। अगला है, चीन ने भारत पे आक्रमण कब किया था, 1962 में किया था। दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी, इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने 1959 में भारत में शरण मांगी थी। तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती जो है भारत में हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला नाम की जगह पे।
भारत के किन राजनीतिक दलों ने तिब्बत की आजादी के प्रति समर्थन जताया था? ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी ने भी जताया था और जनसंघ ने भी जताया था। 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद किसने इस्तीफा दे दिया था? तो जो वी के कृष्ण मेनन थे, ठीक है, वी के कृष्ण मेनन जो उस समय में रक्षा मंत्री थे, इन्होंने क्या करा था, अपना इस्तीफा दे दिया था। अगला है कि चीन ने भारत के किन दो हिस्सों पे अपना अधिकार जताया है? तो वो अरुणाचल प्रदेश पे और जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे अपना अधिकार जताता है, तो बी और सी हो जाएगा। नेफा जो उत्तर पूर्वी सीमांत था वो किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे हम? नेफा के नाम से जानते थे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते थे। पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन के इरादे को समय रहते नहीं समझ पाए और फिर चीन आक्रमण के समय में हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। पहली बार डैश 1979 में चीन के दौरे पे विदेश मंत्री के रूप में गए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो बॉक्स में से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटी थी? तो ये 1964 में टूट गई थी, ठीक है। और सिंधु नदी जल संधि जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ठीक है, तो ये कब हुई थी? तो ये सन 1960 की बात है। सिंधु नदी जल जो संधि हुई थी इस दौरान भारत और पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व किसने करा था? तो 1960 में आपको पता है भारत की तरफ से तो नेहरू जी थे, उधर से कौन थे पाकिस्तान की तरफ से? तो उधर से अयूब खान थे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए हो जाएगा। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता जो है ये कब हुआ था? ये 1966 में हुआ था। तो आपको याद कैसे रखना है कि 1965 में हुआ था भारत और पाकिस्तान का वॉर, ठीक है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे। उसके ठीक एक साल के बाद ताशकंद में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जो थे इस समझौते में गए थे। तो क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मौत जो है वो ताशकंद समझौते के दौरान हो गई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि ये समझौते के लिए गए थे और पता नहीं लग पाया कि आखिर इनकी मौत क्यों हुई है। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता जो था वो कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सन 1972 में हुआ था, ठीक है। अगला है शिमला समझौते के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व जो था वो किसने करा था? तो भारत की तरफ से जो थे वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, और उधर से थे जुल्फिकार अली भुट्टो, तो इन दोनों के बीच में हुआ था। कारगिल युद्ध जो है ये कब हुआ था? सन 1999 में हुआ था। रक्षा उत्पाद विभाग, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 33, रक्षा उत्पाद विभाग ये कब बना था? 1962 में, ठीक है। फिर है रक्षा आपूर्ति विभाग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 1965 में बना था, ठीक है, ए हो जाएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये मई 1974 में किया था। और होमी जहांगीर भाभा जो थे वो कौन थे? वैज्ञानिक थे। फिर चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चीन ने 1964 में कर दिया था, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये जो है ये कब लाई गई थी? 1968 में लाई गई थी। अरब इजराइल युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ये भी आपसे पेपर में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि को, ठीक है, कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 1995 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो 42वां। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये नहीं है, ठीक है, और डी ऑप्शन भी नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक है, आप मुझे कमेंट में बताइए। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आजादी के बाद के शुरुआती दिनों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होता था उस समय में? तो उस समय में दो बैलों की जोड़ी जो थी ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद किन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। रेल दुर्घटना के समय उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो उस समय में के कामराज जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी कौन रहे हैं प्रधानमंत्री? तो काफी कम समय के लिए रहे हैं और लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये रहे हैं, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो ये ताशकंद थी और ताशकंद में ही समझौता हुआ था जिसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद किन दो नेताओं में प्रधानमंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला था? तो एक तरफ इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेता मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री पद पे नियुक्त हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई, और ये इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में डैश का प्रभार संभाला था? ठीक है, किसका प्रभार संभाला था? ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये सूचना मंत्रालय में थी उस समय। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने रुपये का अवमूल्यन करा था? तो ये भी इंदिरा गांधी ने ही करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी ने सशस्त्र कृषक विद्रोह जो था इसका नेतृत्व किया था? तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो मार्क्सवादी जो धारा है इसने करा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध जो है गैर कांग्रेसवाद से है? तो गैर कांग्रेसवाद राम मनोहर लोहिया। ठीक है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अ, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया और द्रविड़ संस्कृति का समर्थन किसने करा? यानी हिंदी का विरोध और द्रविड़ संस्कृति का समर्थन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो ये है नटराजन अन्नादुरई। इनके लिए आपको एनसीईआरटी का बॉक्स पढ़ना पड़ेगा, बॉक्स में दे रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप कहा जाता है? तो 1967 का चुनाव, ये चौथा आम चुनाव था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। 1967 के चुनाव में केबी सहाय जो थे कहाँ से हारे थे? तो ये कांग्रेस के दिग्गज नेता होते थे। ठीक है, और बिहार से चुनाव हार गए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में सत्ता खो दी थी? तो 7+2 यानी 9 राज्यों में। 7 राज्यों में तो इनको बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में दल बदल के कारण सरकार नहीं बना पाए। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कश्यप 1967 के चुनाव में डैश प्रांत में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। ठीक है, तो ये साउथ में कहाँ पे? मद्रास में। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। द्रविड़ मुनेत्र कश्यप का विरोध, ये जो डीएमके थी ये किस चीज का विरोध करके सत्ता में आई थी? तो हिंदी विरोध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 पेपर में आता है। हिंदी भाषा का विरोध किया गया था, तमिल भाषा को ये सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है, राज्यों में गठबंधन की परिघटना कब सामने आती है? तो 1967 के चुनाव में, जब चौथा आम चुनाव हुआ था। बहुत सारी पार्टियों को कांग्रेस को तो बहुमत मिला ही नहीं था, लेकिन अन्य पार्टियों को भी उतना बहुमत नहीं मिला था, तो आपस में इन्होंने मिलकर सरकार बना ली थी। ठीक है, तो ये जो 1967 के चुनाव में जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी जिन्होंने राज्यों में सरकार बनाई थी, गठबंधन वाली सरकार, इनको क्या कहा जाता था? इसको संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता था। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट इसको कहा जाता है। 23 का बी हो जाएगा। दल बदल की घटना में आयाराम गयाराम का संबंध जो है वो किस वर्ष से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1967 के वर्ष से ही है। ठीक है। फिर आयाराम गयाराम का जुमला किस विधायक के नाम पे प्रसिद्ध हुआ था? तो ये हरियाणा के विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मिड डे मील का जनक कहा जाता है? तो के कामराज जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये फादर ऑफ मिड डे मील कहलाते हैं। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो प्रभावशाली गुट था उसको क्या कहा जाता था? सिंडिकेट कहा जाता था। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सिंडिकेट ने निभाई थी। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जो मृत्यु है वो अचानक हो गई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है। और कांग्रेस कब 2 टुकड़ों में टूट गई थी? तो ये 1969 की ही बात है। अगला है कि इंदिरा गांधी ने कब प्रिवी पर्स को समाप्त करने में सफलता पाई? ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो ये 1971 की बात है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रिवी पर्स की समाप्ति का निम्नलिखित में से किसने विरोध करा था? मोरारजी देसाई ने विरोध करा था। इंदिरा गांधी ने कब लोकसभा भंग करने की सिफारिश करी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 33वें का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है एक अगला क्वेश्चन है 34वां। 1971 के चुनाव में गैर कांग्रेसी पार्टी ने मिलकर एक संगठन बनाया, उसका नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रैंड अलायंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का बी हो जाएगा। इसको ग्रैंड अलायंस या फिर हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? इसको महागठबंधन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको महागठबंधन। हो सकता है पेपर में ग्रैंड अलायंस ना लिखा है तो इसको महागठबंधन वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अगला है 1971 के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टी जो थी कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। ऐसे में डैश दल ने कांग्रेस को सपोर्ट करा था। एक ही पार्टी थी जो कांग्रेस के सपोर्ट में थी। ठीक है, 35 का हो जाएगा आंसर सी, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो इनको कितनी सीटें मिली थी? ठीक है, तो इनको 375। अब यहाँ पे देखो, इनको दोनों की मिली हुई सीट है, इसमें कांग्रेस की भी है यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस की भी है, प्लस में सीपीआई, दोनों की मिलाकर 375 है। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। 1971 के लोकसभा चुनाव जो थे इसमें जो ग्रैंड अलायंस पार्टी थी, ठीक है, यानी जो महागठबंधन था विपक्ष का, इसको कितनी सीटें मिली थी? ठीक है, तो 38 का हो जाएगा आंसर ए, 40 से भी कम। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है।
चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि डैश के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यानी कौन से चुनाव के दौरान कांग्रेस में भी किसने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, कब गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो आपके सामने कई ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1971 का जो चुनाव था। दूसरा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश संकट के दौरान लगभग डैश लाख लोग जो थे वो पूर्वी पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे। कितने लोग? ऐसा माना जाता है कि उस समय में लगभग 80 लाख लोग जो थे वो भारत की तरफ आ गए थे। 1973 में चीजों की कीमतें जो थी वो कितने परसेंट बढ़ी थी? तो 23% बढ़ गई थी, ठीक है, यानी महंगाई बढ़ गई थी। और निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार उठाया और राज्य विरोधी गतिविधियों का सहारा लिया? तो ये मार्क्सवादी लेनिनवादी है। 1974 में जो चीजों की कीमतें थी वो कितने परसेंट बढ़ गई थी? तो 30% तक बढ़ गई थी, यानी महंगाई बहुत बढ़ रही थी। फिर 1974 के जनवरी महीने में डैश में स्टूडेंट ने आंदोलन कर दिया था। तो छठे का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा कि गुजरात में स्टूडेंट ने क्या करा था? आंदोलन कर दिया था, ठीक है। गुजरात में जो आंदोलन हो रहा था उसमें आंदोलन के दौरान किस नेता ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की बात कह दी थी? तो ये मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने कहा था कि वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। फिर छात्र आंदोलन के दबाव में आकर गुजरात में जून में चुनाव कराए गए थे जिसमें कांग्रेस हार गई थी, ठीक है। तो ये जो है ये कब की बात है? तो ये 1975 के जून महीने की बात है। अगला क्वेश्चन है कि 1974 के किस महीने में बिहार में स्टूडेंट का आंदोलन शुरू हो गया था? तो मार्च के महीने में बिहार में भी स्टूडेंट आंदोलन शुरू हो गया था। बिहार में स्टूडेंट आंदोलन के दौरान स्टूडेंट ने कौन से नेता को बुलाया था, ठीक है, बुलावा भेजा था? तो जेपी नारायण को, यानी जयप्रकाश नारायण को। 11वां है कि अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने स्टूडेंट आंदोलन को किन शर्तों पे स्वीकार करा? उन्होंने कहा कि आंदोलन जो है वो अहिंसक रहेगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आंदोलन को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे, पूरे देश में फैलाएंगे, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये भी जेपी नारायण हो जाएगा। इंडिया इज इंदिरा, ठीक है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कुछ इस तरीके से, शायद यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। तो ये जो नारा था ये किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किताब में अगर मिलेगा ना तो बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये डी के बरुआ के द्वारा लिखा गया कहा गया था। निम्नलिखित में से किसने चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाया था? तो ये भी जेपी नारायण थे। अब ये भी आपको बॉक्स में मिलेगा, जहां पे जयप्रकाश नारायण है ना वहीं पे आपको बॉक्स में पढ़ोगे तो ये चीजें मिल जाएगी। 1975 में जेपी ने जनता के डैश मार्च का नेतृत्व किया था, ठीक है, कौन सा, संसद मार्च या दिल्ली मार्च? क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से सोचिए। तो इन्होंने संसद मार्च की बात करी थी, ठीक है, यानी संसद कहाँ पे है? दिल्ली में है, तो संसद की तरफ चलना था। 1974 में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने करा था? तो ये जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 1973 में 3 वरिष्ठ जजों को अनदेखा किया गया और उनकी जगह ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, ठीक है, सीजीआई बना दिया गया था, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार किसने दिया था? कौन सी हाईकोर्ट ने? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया था? तो जगमोहन लाल सिन्हा, ये भी पेपर में आ सकता है। कब और किसके नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, बहुत विशाल प्रदर्शन हुआ था, ठीक है, तो ये जेपी नारायण के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये 25 जून 1975 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी? ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल 352, ठीक है। जिस समय आपातकाल लगाया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से आ सकता है। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ? तो ये सब हुआ, यानी विरोध रोक दिया गया, नेता जेल में डाल दिए गए, प्रेस की आज़ादी पे रोक लगा दी गई, ठीक है, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध का विरोध करा? क्वेश्चन नंबर 24, तो ए और बी दोनों, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी कहा था और स्टेटमेंट अखबार ने भी इसका विरोध किया था। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी पदवी लौटा दी थी? तो ये भी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आपातकाल के दौरान संविधान का
डैश संशोधन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, आपको पता होगा कि 42वां संशोधन हुआ था, इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, बहुत बड़े लेवल पे संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है पेपर में। नेक्स्ट है कि विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, कौन से संशोधन में? 42वें में। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी ने किस आयोग को बनाया था? शाह जांच आयोग। ठीक है, ये इमरजेंसी की जांच कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल लगभग कितने महीने चला था? 18 महीने चला था लगभग। जगजीवन राम ने कौन सी पार्टी बनाई थी? इन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, हालांकि बाद में ये भी जनता पार्टी में मिल गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुंबई प्रांत के सीएम रह चुके हैं? तो मोरारजी देसाई रह चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव कब हारी थी? तो ये 1977, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि ये क्यों हारी थी कांग्रेस, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी लगाई थी इसलिए हारी थी। आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी तथा सहयोगी दल को कितनी सीटें मिली थी? तो 33 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 330 के आसपास। आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? ये 2 बार आ गया है क्वेश्चन, आई थिंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी कहाँ से चुनाव हार गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो रायबरेली। ठीक है, इनका गढ़ होता था वो। 1977 के चुनाव में संजय गांधी जो थे वो कहाँ से चुनाव हारे थे? ठीक है, ये अमेठी से हार गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी जीत गई थी, उसके बाद किन नेताओं के बीच में प्राइम मिनिस्टर बनने को लेकर होड़ हो गई थी? देखो, तीनों थे। मोरारजी देसाई भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, जगजीवन राम भी थे इसी लाइन में, और चौधरी चरण सिंह भी थे। ठीक है, लेकिन कौन बने थे प्राइम मिनिस्टर? देसाई बने थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों के बीच में कॉम्पिटिशन था। फिर ये जो इनकी मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी, कितने महीने में बहुमत खो दिया था इसने? 28 महीने में। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में अलग दे रखा आंसर, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसको देखना, 28 महीने। अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई की सरकार के समर्थन खो देने के बाद कांग्रेस की मदद से डैश को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था? ठीक है, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी तो किसको बनाया गया था? चौधरी चरण सिंह, पेपर में आता है। हालांकि इनकी सरकार भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली, उन इसका भी समर्थन कांग्रेस ने खींच लिया था, इनकी भी सरकार गिरवा दी थी। ठीक है, तो चरण सिंह की जो सरकार थी वो मात्र कितने दिन, 4 महीने के आसपास चल पाई थी। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला है, 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 353 सीटें जीती थी। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग जो है वो किसकी सरकार में नियुक्त हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जनता पार्टी की जो सरकार थी, ठीक है, जो ज्यादा लंबे समय नहीं चल पाई, इसके काल में इसको नियुक्त किया गया था। तो ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है कि डैश दशक को स्वायत्ता के दशक के रूप में देखा जाता है? ठीक है, तो 1980 के दशक को देखा जाता है। 1953 से लेकर 1974 तक जम्मू और कश्मीर की राजनीति में कौन सी पार्टी का प्रभाव दिखता है? तो कांग्रेस। आपने देखा होगा, बेशक से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत दिखे आपको, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा था। अगला क्वेश्चन है कि 1974 में डैश को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1974 की बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? तो उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था? जैसे आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। ठीक है, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया। तो पंजाब में 1970 के दशक में किसने स्वायत्ता की मांग उठाई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। तो ये अकाली जो लोग थे, अकाली ये थे। डैश प्रस्ताव के तहत पंजाब में स्वायत्ता की मांग उठी थी? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अकॉर्डिंग। पंजाब समझौते के प्रमुख नेता कौन थे? तो हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी, इनके बीच में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सेवन सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। गोवा पर डैश का नियंत्रण था, यानी किसका नियंत्रण था? पुर्तगाल का नियंत्रण था। अगला है कि गोवा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में मिला था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कब अलगाववादियों ने अपना सर उठाया था? तो ये भी बात है 1989 के आसपास की। अगला है, अकाली दल का गठन कब हुआ था? ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो ये 1920 में के दशक में हुआ था।
पंजाब के जो चरमपंथी थे, इन्होंने पंजाब को किस राज्य के रूप में अलग रखने का प्रयास किया? तो ये इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान, यानी कि पंजाब को अलग से बनाने की बात की जा रही थी, ठीक है, अलग देश के रूप में। स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए जो आतंकवादी थे, उनको निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार इसको कहा जाता है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला है, इंदिरा गांधी की हत्या जो है ये कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। तो 16 का ए हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख जो मुद्दे हैं वो कौन से हैं? तो डी हो जाएगा, यानी स्वायत्ता की भी मांग है, यहाँ पे अलगाववाद का भी आंदोलन है और बाहरी लोगों का विरोध भी है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत के कितने प्रतिशत आबादी रहती है? तो 4%, ठीक है। एमएनएफ का पूरा नाम क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट कहा जाता है इसको। 1986 में इन दोनों नेताओं के बीच में समझौता हुआ था मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। तो राजीव गांधी थे और लाल डेंगा थे, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1979 से असम के किस छात्र संगठन ने बाहरी लोगों का विरोध करा? तो आसू। द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने करा था? तो ये ईवी रामास्वामी नायकर नाम था इनका। द्रविड़ आंदोलन में किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ था? ठीक है, तो ये 23वें का आंसर हो जाएगा, द्रविड़ कस्मक, ठीक है। डीएमके किन दो भागों में बट गई थी? तो डीएमके जो था ये एक पार्टी थी, ठीक है, ये दो हिस्सों में बट गई थी। एक तो हो जाएगा डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कस्मक, और दूसरा हो जाएगा एआईडीएमके, ठीक है। फिर 22वां राज्य जो भारत का है वो कौन सा बना था? तो सिक्किम बना था, ये पेपर में आता है कई बार। अगला क्वेश्चन है कि 2005 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1984 के दंगों के लिए माफी मांगी थी? तो ये मनमोहन सिंह। पंजाब में से किन किन राज्यों को अलग किया गया है? तो देखो, पंजाब में किन राज्यों को अलग किया गया है? तो पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ज्यादातर हम समझते हैं कि पंजाब और हरियाणा हरियाणा को अलग किया गया है, जबकि पंजाब बहुत बड़ा होता था, कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान में है, और इसी से हिमाचल निकला, इसी से हरियाणा निकला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को याद करके जाना है, पेपर में आ सकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा किस देश से लगी हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये मैप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो, चाइना भी आ जाता है, म्यांमार भी आ जाता है और बांग्लादेश भी आ जाता है, ठीक है, तो डी हो जाएगा। दक्षिण एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता है, ठीक है। अगला है, असम को बांटकर किन राज्यों का निर्माण किया गया? यानी असम एक बहुत बड़ा राज्य था, उसको बांटकर मेघालय भी बनाया गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब असम से ही निकले हैं। असम में डैश को लेकर गुस्सा था, किस चीज को लेकर गुस्सा था? अन्य देशों से जो लोग आए थे इनको लेकर, ठीक है। नागालैंड की आज़ादी के नेता जो हैं ये कौन है? तो ये अंगमी जापू फिजो, ये पेपर में पूछा हुआ है, आ सकता है दोबारा से। जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार 370 किस सरकार ने खत्म किया था? तो मोदी जी की सरकार ने, यानी एनडीए की गवर्नमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए। तो ये किससे संबंधित है? तो ये बहुत ध्यान से देखो, ये नारा दिया गया था, कौन से आंदोलन में दिया गया था? तो ये द्रविड़ आंदोलन में कहा गया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से संप्रदाय के लोग रहते हैं? तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी रहते हैं, ठीक है। तो 35वें का हो जाएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन है, लद्दाख क्षेत्र में कौन से संप्रदाय के लोग रहते हैं? तो लद्दाख में जो है यहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध रहते हैं। बात करेंगे लास्ट चैप्टर की, ठीक है। पहली बुक का जो लास्ट चैप्टर है इसको देखने वाले हैं, 8वां चैप्टर। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं मैंने, 15-16 क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो थी ये कब बनी थी? तो ये 1990, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मंडल आयोग की सिफारिशों को किस सरकार के द्वारा लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। भारत द्वारा नई आर्थिक नीति जो है कब अपनाई गई थी? तो ये 1991 में अपनाई गई थी, ठीक है, तीसरे का बी हो जाएगा। फोर्थ है, बाबरी मस्जिद जो कि एक विवादित ढांचा है, उसका विध्वंस हुआ था, ये कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ये 1992 में हुआ था, ठीक है। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 1991 में। और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन से एक को भारत का प्रधानमंत्री यानी भारत का प्राइम मिनिस्टर चुना गया था? तो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकार का युग जो है ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1989, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 1989 के बाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसको एनडीए कहा जाता है। और यानी एनडीए की जो सरकार है इसके पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने थे? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, ठीक है। 2004 के बाद निम्न में से कौन सा गठबंधन केंद्र में सत्ता में रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। तो जो यूपीए सरकार थी, ठीक है, जिसको लीड कर रही थी कांग्रेस, ये गठबंधन में और सरकार में रही है।
इसके बाद है निम्न में से कौन सा मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद जो थे ये मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को निम्न में से कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई थी, 27% आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। निम्न में से कौन से एक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, तो बीएसपी जो है कांसीराम, यानी 13वें का क्या हो जाएगा, 13वें का हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, कांसीराम के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदुत्व और हिंदूपन शब्द जो है ये किसके द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा गढ़ा गया है। शाहबानो बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहबानो का मामला कब का है, 1985 का है। और बाबरी मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था, मीर बाकी के द्वारा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाबर का सिपह सलाहकार था। तो अब चलते हैं, खत्म होता है चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।